आम चुनाव के बाद भारतीय लोकतंत्र की जो शक्ति प्रकट हुई थी, आज उस पर आघात लगाया गया है। शांतिपूर्ण तरीके से हर क्रांति करके जनता ने अपनी इच्छा से अपनी सरकार चुनने के जिस मताधिकार के महत्व का परिचय दिया था, आज उस अधिकार पर चोट मारी गई है। आज राष्ट्रपति ने एक घोषणा करके हरियाणा की निर्वाचित विधानसभा को भंग कर दिया। यह कार्रवाई हरियाणा के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर की गई। यह रिपोर्ट भारत सरकार को 17 नवंबर को भेजी गई। संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति को इस बात का अधिकार है कि वह राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होने पर या किसी अन्य जरिए से सूचना मिलने पर संतुष्ट होकर इस बात का निर्णय करे कि किसी राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही है। स्पष्ट है कि इस मामले में अन्य सूत्रों का प्रयोग नहीं किया गया है। राष्ट्रपति का निर्णय राज्यपाल की रिपोर्ट पर आधारित है। राज्यपाल की रिपोर्ट हमारे सामने है। शायद सभी माननीय सदस्यों को उसका अध्ययन करने का मौका नहीं मिला होगा। मैं उस रिपोर्ट पर बाद में जाऊंगा। किसी राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होने पर या किसी राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलता तो केंद्र सरकार इस बात के लिए बंधी हुई है कि वह राज्यपाल की रिपोर्ट को स्वीकार करे। केंद्र सरकार को राज्यपाल की रिपोर्ट पर विचार करना है, किंतु वह राष्ट्रपति को यह सलाह दे सकती है कि राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर अभी संबद्ध राज्यों में संविधान को स्थगित करने का अवसर नहीं आया है। मेरी पहली शिकायत केंद्र सरकार से है कि क्या केंद्र सरकार आंख मूंदकर राज्यपाल की रिपोर्ट को स्वीकार करेगी? क्या केंद्र सरकार ने स्वयं अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से हरियाणा के राज्यपाल की रिपोर्ट पर विचार किया? मैंने जो प्रस्ताव दिया उसमें इस बात पर खेद प्रकट किया है कि सरकार ने हरियाणा के राज्यपाल की रिपोर्ट को अस्वीकृत नहीं किया। मैं गृह मंत्री से जानना चाहूँगा कि ऐसा क्यों किया गया। ऐसा उदाहरण हो चुके हैं जब राज्यपाल को उनकी रिपोर्ट पर पुनर्विचार करने के लिए रिपोर्ट वापस करके दी गई हो। इस मामले में केंद्र सरकार ने यह रुख क्यों नहीं अपनाया, इसका स्पष्टीकरण यदि मंत्री जी दे सकते हैं तो इससे बहुत हद तक लोगों की शंका दूर हो जाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, जनता की राय क्या है? इसके निर्णायक राज्यपाल बनना चाहते हैं। हरियाणा की राज्यपाल ने मंत्रिमंडल से यह नहीं कहा कि विधानसभा में आपका बहुमत संदिग्ध है, आप विधानसभा की बैठक बुलाइए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की बैठक बुलाने पर बड़ा तुमार खड़ा किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री विधानसभा की बैठक 15 दिन बाद बुलाना चाहते थे, इसलिए पश्चिम बंगाल में चुनी हुई सरकार को तोड़ने की चर्चा हो रही है। यह 13 मापदंड अपनाया जा रहा है। जनता की राय का प्रतिनिधित्व विधानसभा करती है। उस विधानसभा में किसका बहुमत है, यह शक्ति परीक्षण से तय किया जा सकता है। मगर राज्यपाल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को शक्ति परीक्षण के लिए नहीं कहा, उल्टे उसकी रिपोर्ट में यह बात कही कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने विधानसभा की बैठक बुलाने के लिए जो कुछ कहा उससे वह संतुष्ट हो गए। मैं उनके शब्द आपके सामने रखना चाहता हूं। हरियाणा के राज्यपाल मानते हैं कि 3 दिसंबर से हरियाणा की विधानसभा की बैठक करने का जो मुख्यमंत्री का प्रस्ताव था वह उचित था, इसलिए मैंने इस बात पर दबाव नहीं डाला कि जल्दी बैठक होनी चाहिए। हरियाणा के राज्यपाल ने बैठक जल्दी होने के लिए दबाव नहीं डाला, क्योंकि वह जानते थे कि शक्ति प्रशिक्षण से गैर कांग्रेसी सरकार को हटाना संभव नहीं होगा। इसलिए उन्होंने एक नया कारण गढ़ा कि लोग दल बदल रहे हैं। हरियाणा दल बदल का जो नाटक हुआ वह बड़ा दुखदायी नाटक है। लोकतंत्र में हर एक प्रेमी को उससे पीड़ा हुई, लेकिन यह नाटक केवल हरियाणा में नहीं हो रहा है। दल बदल के आधार पर राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनी है। दल बदल के आधार पर आज पश्चिम बंगाल की गैर कांग्रेस सरकारों को तोड़ना चाहती है। क्या दल बदल की प्रवृत्ति, दल बदल का उद्देश्य राज्यपाल को संविधान को स्थगित करने की मांग करने का अधिकार देता है? दल बदल एक राजनीतिक अस्वस्थ प्रवृत्ति है। इसका इलाज राजनीति में है, संविधान की हत्या करने में नहीं है।
हरियाणा में किस दल ने दल बदला, किस दल बदलने के लिए प्रोत्साहित किया, इसकी अगर हम चर्चा करें तो कांग्रेस पार्टी कोई अच्छे रूप में निखर कर सामने नहीं आएगी। इन तथ्यों को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इससे पूर्व कि मैं बजट प्रस्ताव के संबंध में अपने विचार प्रकट करूं, मुझे इस बात का खेद है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में पंडित जी के हिंदी आंदोलन का उल्लेख किया है। मैं समझता हूं कि सदन में सामने जो बजट प्रस्ताव आया है उससे पंडित जी के हिंदी आंदोलन का कोई संबंध नहीं है। हिंदी आंदोलन के संबंध में मतभेद हो सकते हैं, किंतु इस सदन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस प्रश्न को उठाया जाना नितांत अप्रासंगिक है। आर्य समाज के नेता प्रधानमंत्री के पास समझौते के लिए आए थे, किंतु प्रधानमंत्री जी ने उस समझौते का कोई रास्ता नहीं निकाल सके और शायद अब उनके सामने इसके सिवाय कोई चारा नहीं रहा है कि वह अपनी सद्भावना यात्रा के द्वारा अपनी मांग पंजाब सरकार के सम्मुख रखे। मैं इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरा एक ही निवेदन है कि यदि वे हस्तक्षेप करें तो अभी भी परिस्थिति को सुधारा जा सकता है। देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भारत की सभी भाषाओं का विकास नहीं चाहता। पंजाबी भी हमारी भाषा है, भारत की राष्ट्रीय भाषाओं में से एक है, किंतु मतभेद इस समय बड़ा खड़ा हुआ है। जब हिंदी और पंजाबी के साथ भेदभाव किया जाता है, यह भेदभाव अगर दूर कर दिया जाए और सभी दोनों भारतीय भाषाओं के अध्ययन की छूट दे दी जाए तो मैं समझता हूँ कि पंजाब में जो परिस्थिति पैदा हुई उसका निराकरण किया जा सकता है। किंतु जो भी परिस्थिति पैदा हुई है उसके लिए केंद्र सरकार उत्तरदायी है और इस उत्तरदायित्व से हमारे प्रधानमंत्री भी अपने को मुक्त नहीं कर सकते। जो बजट प्रस्ताव हमारे सामने उपस्थित है उसके संबंध में कुछ दिनों से विवाद चल रहा है और मुझे आशा है कि प्रधानमंत्री अपने भाषण में ऐसी बात कहेंगे जिससे बजट प्रस्ताव में आम जनता पर कर लगाए गए हैं उनको कोई समर्थन किया जा सके। मैं निवेदन कर रहा था कि बजट प्रस्ताव में साधारणतः जनता के ऊपर जो भार डाला गया है उसका अभिप्राय सभी पक्षों के सदस्यों ने विरोध किया है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस आदमी से त्याग और बलिदान की अपील की जा रही है उसमें अधिक त्याग की क्षमता नहीं है। मुझे संतोष है कि प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में इस बात को स्वीकार किया है कि पंचवर्षीय योजना कोई पूजा की वस्तु नहीं है और उसमें परिवर्तन हो सकते हैं। सभी स्वीकार करेंगे कि योजना हमारा साध्य नहीं है, साधन है। हमारा उद्देश्य जनजीवन को सुखी बनाना है, यह योजना का उद्देश्य है। श्रीमान, आयोजन की सफलता के लिए देश की जनता में उत्साह चाहिए। आज जनता में निराशा फैली हुई है, एक असंतोष व्याप्त है। बिना जनता में उत्साह पैदा किए आयोजन सफल हो सकता है और क्या ये प्रस्ताव जनता में उत्साह पैदा करने में समर्थ हो सकते हैं, इसका विचार किया जाना चाहिए। मुझे खेद है कि प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ कहा शायद वित्त मंत्री उसे स्वीकार नहीं कर सकते। यदि योजना पावन पूजा की वस्तु नहीं है तो देश के साधन स्रोत और जनता की सहन शक्ति को देखकर उससे हेरफेर क्यों नहीं किया जा सकता। कांग्रेस ने जो चुनाव घोषणा पत्र प्रकाशित किया था उसमें इस बात को माना था कि योजना में समय हेरफेर संभव है। मैं नहीं समझता कि क्या चुनाव घोषणा पत्र के लिए बनते हैं और बाद में अलमारियों में उन्हें सजा कर रख दिया जाता है। यदि घोषणा पत्र जनता के लिए है तो हमें देश की वर्तमान परिस्थितियों में हमारे साधन स्रोत और जनता की सहन शक्ति का विचार करना होगा। महोदय, मैं बड़े आदर से निवेदन करना चाहता हूं कि आज आम जनता इतना भार सहन नहीं कर सकती जितना उसके ऊपर डाला जा रहा है। दिनों दिन जीवन की आवश्यकताओं की वस्तुओं के उत्पादन शुल्क बढ़ा दिया गया है, जैसे कि चाय, दिया सलाई, तंबाकू, वनस्पति तेल सब महंगे कर दिए गए हैं। चीनी का भाव बढ़ गया है, आप कहेंगे, और वित्त मंत्री ने भी कहा है कि हम इन चीज़ों की खपत को नियंत्रित करना चाहते हैं और उनके निर्यातक को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि आप दोनों उद्देश्य पूरे नहीं होंगे। ये वस्तु आराम की चीज़ नहीं है, उनकी मांग इतनी बड़ी नहीं है कि जिसको बहुत कम किया जा सकता हो। लोग शक्कर फाँकते नहीं, देश में शक्करखोरा आदमी अधिक संख्या में नहीं होंगे। एक चम्मच शक्कर से जो काम चलाते हैं वे अपनी खपत में कितनी कमी करेंगे। और चीनी के संबंध में
आपसे निवेदन करूंगा कि अगर चीनी को मिल मालिकों को अपने खुद के फार्म रखने से रोक दिया जाए तो देश में अभी इतना गन्ना पैदा होता है कि उसकी पिराई की ठीक व्यवस्था की जाएगी तो देश में खपत के लिए इतनी चीनी आवश्यक है, उतनी पैदा करके हम बाहर भेजने के लिए भी चीनी उपलब्ध करा सकते हैं।